दोस्तों आज की इस वीडियो का हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ये वाला चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वर्क क्या होता है। हम बोलते हैं वर्क इज़ द डॉट स्केलर प्रोडक्ट आपके पास में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हम बोलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क, यानी एफ डॉट डी को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास में किसके अंदर होती है, कॉस की डायरेक्शन के अंदर होती है। यानी ये देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डब्बा है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो फिर वर्क होगा। कोई मैं फोर्स लगाऊंगा इसको खींचने के लिए, ये देखिए बंदा ये फोर्स लगाएगा तो ये इधर से लेके इधर तक जाएगा डब्बा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डब्बा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, सिन थीटा या कॉस थीटा। कॉस थीटा, क्योंकि सिन थीटा तो वर्टिकल होता है, जो कॉस थीटा होता है वो सीधे के लिए, लेटे वाले के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। इसके जो यूनिट्स है आपके पास में उसको हम कहते हैं जाउल, ठीक है। और 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ वर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटे के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये 3 वर्क ही किस में होती है। जो पॉजिटिव वर्क होता है, अगर तो आपके पास में थीटा जो है, ठीक है, थीटा जो है वो आपके पास में स्मॉलर हो, ठीक है। देखिए मैं आपको ज़रा वापस बताता हूँ। जीरो जो है, जीरो फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री है। अगर आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है, या उसके इक्वल है, या वो 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो वो आपके पास में पॉजिटिव वर्क होगा। अगर आपके पास जो थीटा है वो 90 डिग्री से आपके पास में क्या है, कम है, और आपके पास 180 डिग्री के इक्वल है, या उससे थोड़ा उससे जो है आपके पास में बड़ा है, ठीक है, सॉरी उससे छोटा है, तो कॉस थीटा जो आपके पास में नेगेटिव होगा। तो जीरो वर्क कब होगा, जब आपके पास में थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में किस तरह हम बताते हैं, हम बोलते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं इस तरह से टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है। ये देखिए आपके पास बना हुआ है, ये जो ऊपर ले रहे हैं हम फोर्स है, नीचे ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी नॉर्मल के ले लूँ तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। जो कर्व, ये जो शेडेड एरिया ब्लू वाला, ये आपके पास में क्या होगा, वर्क डन होगा किसी भी कांस्टेंट फोर्स के जरिए, मतलब कोई वर्क डन किया हो। मतलब मैं किसी भी चीज़ को खींचूँ उस तरह से, ये आपके पास में कांस्टेंट फोर्स है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो इधर से जो है मैं सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स से खींचा, ये कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन एक फोर्स वेरिएबल फोर्स होती है, मतलब जो यहाँ पे मैंने 5 से खींचा है, से 6 न्यूटन से खींचे, किसी ने 7 से खींचा है, ये वेरिएबल कर रही है फोर्स। तो इसके लिए जो टाइम ग्राफ होगा हम उसे बोलेंगे, इस तरह से हाफ ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और उसको भी अगर हम ज़रा और हाई लेवल पे देखें तो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये चार्ट बनता है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो बीच पे जिसका शेडेड एरिया है आपके पास में क्या वर्क है। इसको अगर आप और क्लोजली देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 4 एफ कॉस के कंपोनेंट्स हैं वो 1 2 3 अलग अलग है। देखिए एफ कॉस थीटा का 1 कंपोनेंट है, ये 2 है, ये 3 है, उस तरह से कंटिन्यू होना है, ठीक है। नीचे जो है वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स है, डिस्प्लेसमेंट का 1 कंपोनेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, करते करते सो ऑन है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव करते हैं, हम बोलते हैं वर्क भी सारी बात है हमारे पास 1 2 3 होंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप 1 कॉस थीटा जो D1 है वो भी 1 होगा, फिर इससे 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सही है। जितने भी हो गए n तक होंगे, उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बोलते हैं वी टोटल इज इक्वल टू सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। एफ कॉस थीटा जो है वो आई के इक्वल है, और जो डेल्टा आई है वो आई, डेल्टा डी जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आई के इक्वल है, सही है। और ये आपके पास में जो है जऊल की शक्ल है, सही है। अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है, ऐसी फील्ड्स, कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपके पास में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एक तो उसकी जो पाथ होती है कंजर्वेटिव फील्ड की, वो आपके पास में 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास में ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो पाथ है वो ए और बी पॉइंट के दरमियान में हो रही है। ऐसी पाथ है जिसमें आपके पास में वर्क जो है, बोलते हैं ऐसी फील्ड है। ये फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा दायरा, ठीक है, जहाँ पे वर्क डन हो रहा होता है। लेकिन ऐसी पाथ, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, मैं जरा को पढ़ के बता दूं। इफ द वर्क डन ऑन द पार्टिकल मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब ए और बी जगह हैं, ठीक है। और इसमें एक पार्टिकल गोल गोल घूम कर रहा है, घूम घूम रहा है, तो हम बोलते हैं जो वो 1 पाथ घूमेगा, मतलब ए से बी तक घूमेगा, ठीक है, फॉर 1 पाथ और एंड द 2 पाथ एज शोन द फिगर द फील्ड विल बी कंजर्वेटिव। तो हम बोलते हैं दो जो बोलते हैं वो सेम होगी, हम बोलते हैं ए बी एंड सेम इज द पाथ फॉर द 1 एंड 2। अच्छा, वो बोल रहे हैं देखिए जो ए और बी वो पॉइंट्स हैं, उस पे जो 1 और 2 पाथ है उसका जो वो आपके पास में जो उसकी फील्ड है वो बिल्कुल सेम है। तो वो जो फील्ड होगी कंजर्वेटिव फील्ड होगी अगर वो पॉइंट 2 पाथ्स के दरमियान में घूम रहा हो। अगर आपके पास में वो क्लोज पाथ के, वो अगर क्लोज पाथ 0 हो, ठीक है, बोलते हैं तो पार्टिकल वर्किंग क्लोज पाथ द पाथ
इन विच बिगिनिंग एंड्स एंड पॉइंट आर सेम। देखें उसमें ए और बी तो पॉइंट सेम है, ठीक है, जिसमें आपके पास में जीरो दे रहा है आपको, वो भी आपके पास में कौन सी फील्ड होगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगी। ग्रेविटेशन वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एग्जांपल है कंजर्वेटिव फील्ड की। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम जो है आपके पास में कर नहीं रहा होता, वो डिपेंडेंटली कर रहा होता है, ठीक है, डिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। जो इंडिपेंडेंटली जिसमें आपके पास काम डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। जिसमें इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, पार्टिकल जो है गोल घूम रहा होता है फील्ड के अंदर, उसे कहते हैं वो जो क्रॉस पाथ होती है वो जीरो नहीं होती, उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। उसकी एग्जांपल आप लेते हैं फ्रिक्शन की, विस्कस ड्रैग की, एयर रेजिस्टेंस की। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैं एग्जांपल एक बॉडी है, ठीक है, इसमें हीट करता हूँ, थोड़ी देर के बाद ये उछलेगी ऊपर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी ने आपके पास में चीज़ गेन की, एक एनर्जी गेन की, वो काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। तो ये पानी हमने देखा होगा, जब वो पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके हाई होते हैं, वो जो उसके हॉट मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाते हैं, उसके जो कोल्ड मॉलिक्यूल है वो ज़मीन पे चले जाते हैं। इस तरह वो हॉट होकर ऊपर आते हैं, इस तरह से करते ये चलता है सारा केस। तो इसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू ई के यूज टू 1/2 mv स्क्वायर से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, इसकी आपकी आंसर आता है। और इसे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ड्राइव कर सकते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है आपके पास में, हम बोलते हैं ऐसा देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर मैं आम लफ्जों में बोलूँ, वर्क इज डिफाइंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द एनर्जी कैन बी अवेलेबल टू मूव, हम बोलते हैं द नेट। ये देखिए आपके पास में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए आपके पास में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये वैलिड किस किस चीज़ के लिए, बोलते हैं डब्ल्यू नेट, यानी नेट जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के जो है ये इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी जो डेल्टा के इक्वल है। देखिए आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं बुक से। तो ये आपके पास में वर्क एनर्जी, हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम आल्सो वैलिड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते। हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दूसरे उसमें एक्सप्रेस की जाती है, उसकी नेगेटिव साइन में लगाई जाती है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू अगर आपने अगर लेनी वैसे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अच्छा, किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होती है तो उसका जो नेट आपके पास में जो वर्क उस पर डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसके इक्वल होता है जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होता है, सॉरी जितना उसने काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आई हुई होती है, ठीक है। द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये उसकी इसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा, ये आपके पास रेजिस्टिव मीडियम में कैसा होगा, हम बोलते हैं रेजिस्टिव मीडियम में इसका ये काम है कि जरी बात है कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक कह रहा हूँ, स्काई डाइविंग कर रहा है वगैरह वगैरह कर रहा है, तो उसके अंदर आपके पास में कॉन्फिडेंस जो पैराशूट है उससे वो नीचे आ रहा है, तो हम बोलते हैं इस दौरान के अंदर क्या होगा आपके पास में उसकी जो स्टेशनरी मोशन है उसे विस्कस वगैरह जो है वो प्रिवेंट करेगी, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है, फोर्सेज ऊपर जाएगी। तो हम बोलते हैं इसमें जो उसका वर्क डन हो रहा है वो आपके पास में रेजिस्टिव फोर्स से कर रहा है, तो हम बोलते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सा आपके पास में चीज़ आ रही है, वर्क रेजिस्टिव आ रही है इसके पास, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको यूं भी लिख सकते हैं डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस के आई, क्यों, क्योंकि आपके पास में जो है माइनस हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। फिर एप्लीकेशन एनर्जी लो से प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब इनपुट क्या होती है बेटा, आपके पास में ऐसी एनर्जी जो आपके पास आप ऐसी एनर्जी जो आप सप्लाई करते हैं किसी भी मशीन को काम करने के लिए, पी मल्टीप्लाई डी यानी प्रोडक्ट और डिस्टेंस, और आउटपुट जो आपको मशीन देती है काम करके, जिसमें आउटपुट में वर्क मल्टीप्लाई बाय आपके पास में क्या आ जाता है, जो डब्ल्यू होता है यहाँ पे आपके पास में असल में वो लोड है, डी आपके पास में डिस्टेंस है। एफिशिएंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से काम करने की एबिलिटी, जिसमें आपके पास में इनपुट दिया जाता है वो आपको एक्सप्रेस करके देती है आउटपुट, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है। तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, मतलब आउटपुट इनपुट होता है। आइडियल मशीन का जो है आपके पास में 100% जो है आपके पास में क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, जबकि जो रियल मशीन होती है उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है सच, बिकॉज उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास में एक गाड़ी है, उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं 1000 जूल का, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास में कितनी होगी, हम बोलते हैं 10% जो है इसकी सिर्फ एनर्जी अवेलेबल होती है, जो बाकी 90% एनर्जी होती है वो ज़ाया हो जाती है। इसको फाइंड भी कर सकते हैं, आउट पर इनपुट लिखें 100 जूल आपने एनर्जी उसको आउटपुट दी है, ठीक है, और उसके अलावा जो इनपुट उसको एनर्जी मिली थी वो 1000 जूल थी, उसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10% ही बचती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सिर्फ 10% एनर्जी है, बाकी जो जितनी भी 90% वो एनर्जी वेस्ट होगी कार की ट्रांसमिशन के अंदर, धुएं वगैरह के अंदर। तो ये आपके पास में प्रैक्टिकल लॉसेस था। मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।